नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनुज गौतम और आपका स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन विद ए.के. गौतम पर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से बड़ी ही उपयोगी जानकारी साझा की जाती है और अभी हम 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है ये तो आपको पता ही होगा। अगर पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो संविधान से संबंधित कई वीडियो पहले हम इस चैनल पर डाल चुके हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान किस तरीके से बनके तैयार हुआ और कब लागू हुआ। ये बहुत सी जानकारी और कुछ अनुच्छेदों की जानकारी, कुछ संविधान के भागों की जानकारी हम पहले भी साझा कर चुके हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज हम उन्हें संविधान पर कुछ ऐसे टू द पॉइंट हम जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित ऐसी जानकारी होगी कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक दो क्वेश्चन जरूर इस जानकारी से संबंधित आता ही है। तो जो भी ऐसे साथी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की कर रहे हों, चाहे वो यूपीएससी की कर रहे हों, चाहे वो टीचिंग की कर रहे हों, क्योंकि आजकल टीचिंग के अंदर भी जनरल पेपर आता है, यानी जनरल स्टडी से संबंधित भी एक पेपर लिया जाता है, तो उसमें भी संविधान से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जो जानकारी आज हम साझा करने वाले हैं उसमें से जरूर आपको लाभ होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर मिलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम कभी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए साथियों, बात बहुत हो गई, अब और ज्यादा समय ना लेते हुए हम आते हैं सीधा जानकारी पर। भारत का संविधान, बहुत से लोग इसे भारतीय संविधान कहते हैं, लेकिन सही जो टर्म्स है वो है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भारत का संविधान बना कैसे था। तो आपको ये तो पता ही होगा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। किसका किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। अब अगर आपको पता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे तो साथियों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, उनकी संख्या आप लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ संख्या लिखी होगी, तो आप अपनी संख्या को इससे टैली कर सकते हैं। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय संविधान सभा में 389 यानी 389 सदस्य चुने गए थे, यानी कुछ मनोनीत होकर के आए थे, कुछ लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आए थे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसकी डिटेल के लिए आप पहला वीडियो देख सकते हैं जो संविधान सभा पर बनाया गया है। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ
तो उसके बाद भारत की जो संविधान सभा बची उसमें 299 यानी 299 सदस्य बचे। बाकी कुछ सदस्य पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए, तो वो वहां की संविधान सभा में एक तरीके से मान लिए गए। इस तरीके से भारत के जो संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण काम हुआ वो भारत की संविधान सभा के 299 सदस्यों ने किया। और एक महत्वपूर्ण जानकारी साथियों, संविधान जब लिखा गया तो वो दो भाषा में आपको देखने को मिलता है। जब किस तरीके से बन के तैयार हुआ और कब लागू हुआ, ये बहुत सी जानकारी और कुछ अनुच्छेदों की जानकारी, कुछ संविधान के भागों की जानकारी हम पहले भी साझा कर चुके हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज हम पुनः संविधान पर कुछ ऐसे टू द पॉइंट हम जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित ऐसी जानकारी होगी कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक दो क्वेश्चन जरूर इस जानकारी से संबंधित आता ही है। तो जो भी ऐसे साथी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की कर रहे हों, चाहे वो यूपीएससी की कर रहे हों, चाहे वो टीचिंग की कर रहे हों, क्योंकि आजकल टीचिंग के अंदर भी जनरल पेपर आता है, यानी जनरल स्टडी से संबंधित भी एक पेपर लिया जाता है, तो उसमें भी संविधान से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जो जानकारी आज हम साझा करने वाले हैं उसमें से जरूर आपको लाभ होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर मिलेगा, ये वादा है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम कभी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए साथियों, बात बहुत हो गई, अब और ज्यादा समय ना लेते हुए हम आते हैं सीधा जानकारी पर। भारत का संविधान, बहुत से लोग इसे भारतीय संविधान कहते हैं, लेकिन सही जो टर्म्स है वो है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भारत का संविधान बना कैसे था। तो आपको ये तो पता ही होगा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। किसका किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। अब अगर आपको पता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो साथियों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, उनकी संख्या आप लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ संख्या लिखी होगी, तो आप अपनी संख्या को इससे टैली कर सकते हैं। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय संविधान सभा में 389 यानी 389 सदस्य चुने गए थे, यानी कुछ मनोनीत होकर के आए थे, कुछ लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आए थे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसकी डिटेल के लिए आप पहला वीडियो देख सकते हैं जो संविधान सभा पर बनाया गया है। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसके बाद भारत की जो संविधान सभा बची उसमें 299 यानी 299 सदस्य बचे। बाकी कुछ सदस्य पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए, तो वो वहां की संविधान सभा में एक तरीके से मान लिए गए। इस तरीके से भारत
के जो संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण काम हुआ वो भारत की संविधान सभा के 299 सदस्यों ने किया। और एक महत्वपूर्ण जानकारी साथियों, संविधान जब लिखा गया तो वो दो भाषा में आपको देखने को मिलता है। जब हम एक सही मायने में अगर हम देखते हैं तो हिंदी में और अंग्रेजी में। अंग्रेजी में संविधान को लिखा गया और हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया गया। तो साथियों, हिंदी और अंग्रेजी में इसकी दो प्रति बनाई गई, जो दो मूल प्रति थी। तो चलिए और इस पे विस्तार से बातचीत करते हैं। और इसकी जो संविधान सभा की अगर बैठकों की बात की जाए तो छोटी बड़ी सभी बैठकों को मिलाकर के 162 यानी 162 बैठकें हुई थी। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि हर चीज को एक बैठक के अंदर, मीटिंग के अंदर उस पर चर्चा परिचर्चा के बाद उसको मुकम्मल यानी एक फाइनल शेप दी गई थी। तो चलिए साथियों, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको पता है संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, तो क्योंकि हर व्यक्ति को पता है तो ऐसे महान संविधान विशेषज्ञ का नाम आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए मैं बता देता हूं। संविधान के निर्माता के रूप में या संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया था, क्योंकि वो संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और उस कमेटी के अंदर अध्यक्ष के साथ साथ 6 सदस्य और थे। 7 सदस्यों की वो कमेटी थी जो संविधान सभा की सभी कमेटियों में एक महत्वपूर्ण कमेटी मानी जाती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और उन्होंने पूरे प्रारूप को तैयार किया था, यानी उसे पूरा संविधान बना करके एक वास्तविक रूप दे करके उसको समर्पित किया था, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और वो कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के क्या बने? प्रथम राष्ट्रपति भी बने। आपने बिल्कुल सही सुना और सही कमेंट्स भी किया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो साथियों, ये आपको पता चला। अब इसके साथ साथ आप जो है अपनी जो जानकारी है, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जो आपको पता है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और उसका जवाब अगर आपको पता है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी जानकारी को सही तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। मैं उसका आंसर भी आपको दे रहा हूं। अगर हम भारत के संविधान में कुल अनुच्छेदों की बात करें तो पता है साथियों, जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? बताइए, लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। मैं 1-2 सेकंड आपको देता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें। 395 यानी 395 अनुच्छेद मूल संविधान में, जो ओरिजिनल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। अगर हम कुल शब्दों की बात करें तो साथियों, आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से विशेषज्ञों ने उसके संविधान के शब्दों को भी कोट किया है। तो 1,46,385 शब्द भारत के संविधान में थे, ओरिजिनल संविधान। अब तो विस्तार हो
कुछ और भी उसमें शब्दों की संख्या बढ़ गई है। अगर हम बात करते हैं कि उसमें पृष्ठों की संख्या कितनी थी, आपको उसकी अगर हम संविधान को एक ऐसी पुस्तक मानते हैं कि जिससे शासन और प्रशासन चलता है, जिससे देश का विकास होता है, जिससे देश के हर व्यक्ति का विकास होता है, जिससे देश के हर व्यक्ति को न्याय मिलता है, तो हमें उसकी महत्वपूर्ण जानकारी और सही मायने में गंभीरता से हमें उसे समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि संविधान के अंदर कितने पृष्ठ हैं। अगर पता है तो लिखिए, नहीं तो देखिए कि इसके अंदर 251 पृष्ठ थे, पेज। अगर हम बात करते हैं कि इसमें जब ये बन के तैयार हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो साथियों, इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने भी देखा है, मैंने भी बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, तो मैंने भी देखा है कि कितने समय में ये संविधान बन के तैयार हुआ था। तो ये आपको पता होगा, 6 क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है। पॉलिटी में जब हम पढ़ते हैं तो 6, 7, 8 के बच्चे को सोशल स्टडी के अंदर पढ़ाया जाता है। चलिए बताता हूं, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय इसमें लगा था। यानी पहली बैठक से लेकर के और जो संविधान को जब कंप्लीट रूप से समर्पित किया था, कब किया था, लिखिए साथियों, कब किया था, कब बन के तैयार हुआ था हमारे देश का संविधान, ये तो आपको पता होगा साथियों। चलिए बताते हैं। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, और जब तक कि अगर ड्यूरेशन को कैलकुलेट किया जाता है तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था। ये वैसे पूछा नहीं गया क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि भारत का संविधान में जो मूल संविधान है उसमें वजन कितना है, क्या कोई आइडिया है? जिस साथी को आइडिया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो साथियों, इसमें जो वजन था वो 32 किलोग्राम, जो मूल प्रति थी उसमें 32 किलोग्राम वजन था। और इसको बनाने में जो खर्चा आया था, जो आंकड़े मिलते हैं, वो लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा इसमें आया था। इसकी बैठकों में, इसके विशेषज्ञों से चर्चा परिचर्चा में, लेखन में, पेपर में जो खर्चा आया था वो लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। और साथियों, अभी हमने इसके कंप्लीट समय की बात करी, तो पहली बैठक कब हुई थी? मैंने अंतिम तो बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है कंप्लीट रूप से बन के तैयार हुआ था, और वो समर्पित कर दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो आप अगर उसे माइनस कर देंगे, उस डेट में से अगर माइनस कर देंगे, तो हमें जो है उसकी स्टार्टिंग की जो बैठक की डेट है वो मिल जाएगी। तो साथियों, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि पहले हमने देखा संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद हैं। मूल में तो 395 है,
लेकिन वर्तमान की स्थिति देखें तो 448 अनुच्छेद हो गए। का खा गा जोड़ करके 448 अनुच्छेद हो गए। कितना विस्तार हो गया है। अगर वर्तमान स्थिति को देखें संविधान के भाग के आधार पे, तो पहले जो संविधान बांटा गया था तो वो 22 भागों में बटा हुआ था, लेकिन आज की अगर स्थिति देखते हैं तो 25 भागों में संविधान दिखाई देता है। जैसे भाग 4 और भाग 4 का, अब ये कौन सा क्या प्रावधान करता है ये आप लिख करके बताएंगे। भाग 4 में किसका प्रावधान है और भाग 4 का में किसका प्रावधान है, आप इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और अगर लिखने के बाद आप फिर इससे पहले जो वीडियो है वो देख सकते हैं, आपको उसमें विस्तार से उसके बारे में मिल जाएगा। चलिए, अगर अनुसूची की बात करें तो साथियों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो 12 अनुसूचियां हैं। और जो 9 से लेकर के आगे की अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, हर किसी के बारे में पहली वीडियो में हमने बताया है। अगर आपको और विस्तार से समझना है, जानना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, फिर हम उस पे विस्तार से वीडियो बनाएंगे। और साथियों 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? अभी हमने 26 नवंबर 1949 बताया कि संविधान बनके तैयार हो गया, तो 26 जनवरी को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस? क्योंकि सही मायने में संविधान जो संपूर्ण रूप से लागू हुआ था तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और संविधान लागू होने पर ही पूर्ण रूप से भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था, यानी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के अंदर लागू हुई थी। यानी जिसके अंदर माना जाता है कि लोकतंत्र की एक परिभाषा इब्राहिम लिंकन जी ने दी है कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी जहां पर लोकतंत्र के अंदर जनता के पास पावर होती है ना। जब आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े लीडर आकर के अपने क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आते हैं और सामान्य लोगों से भी वो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। है ना पावर एक सामान्य आदमी के हाथ में। सामान्य आदमी जो है, सामान्य जो देश का नागरिक है, वो चाहे तो सरकार को बदल सकता है, देश के हित में जो सरकार काम करे उसे बना करके रख सकता है। तो साथियों, आप और मैं सभी सामान्य देश के नागरिक हैं, तो हम सबको अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझना होगा। उसके आधार पे हमें ऐसी सरकार के गठन की बात करनी होगी, अपने क्षेत्र से ऐसे एमपी और एमएलए का चुनाव करना होगा जो देश हित में और उस क्षेत्र हित में काम कर सके, ना कि किसी एक जाति विशेष के हित में, ना कि किसी एक संगठन विशेष के हित में काम करे। वो संपूर्ण देश के हित में, संपूर्ण उस क्षेत्र के हित में जिस क्षेत्र से वो चुन करके गया है, उसकी जनता के भले में निष्पक्षता के साथ काम करे। क्योंकि हमारे देश का संविधान के प्रेम्बल में ही लिखा गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो साथियों प्रेम्बल को जरूर पढ़ लें, यानी संविधान की उद्देशिका को, प्रस्तावना को जरूर पढ़ लें। वो पूरे संविधान का एक तरीके से संक्षिप्त जानकारी आपको देगा कि संविधान कैसा है। तो साथियों, ये हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करी
इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। दूसरा, अभी हम कुछ ऐसे अनुच्छेदों की बात करेंगे साथियों, ऐसे अनुच्छेदों की बात करेंगे जो बड़े ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। वैसे तो हमने अनुच्छेदों पर पहले वीडियो बनाया है, लेकिन हम यहाँ पर केवल संक्षेप में बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14, जिसमें कानून के समक्ष सभी को समानता का प्रावधान किया गया है। ये एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के भाग 3 में वर्णित है साथियों। विस्तार से आप वहां पढ़ सकते हैं। अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो इससे पहली वीडियो देख सकते हैं, और अगर स्पष्ट और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अनुच्छेद 15 साथियों, जो भेदभाव का विरोध करता है, लेकिन अभी भी आप देखते होंगे क्या जमीनी स्तर पे क्या प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन है? क्या भेदभाव दिखाई नहीं देता? मुझे तो साथियों दिखाई देता है। समाज के अंदर भी और कई सरकारी विभागों के अंदर भी मुझे इस तरीके की व्यवस्था दिखाई देती है जहां पे संविधान के अनुच्छेद 15 का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। अनुच्छेद 16 साथियों, जो समान अवसर प्रदान करता है सभी को। किस प्रकार के? उस संविधान में दिए गए व्यवस्था के अकॉर्डिंग सभी को उन्नति करने का, विकास करने का, नौकरी पाने का अवसर मिले। लेकिन होता क्या है? वास्तविकता तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो इस पे एक देश का नागरिक होने के नाते हम सबको कहीं ना कहीं अपने इन अधिकारों के प्रति, ये सब मौलिक अधिकारों की बात हम कर रहे हैं जो भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, तो इन मौलिक अधिकारों के अनुसार काम करने के लिए या सरकार को काम कराने के लिए मजबूर करने के लिए हमें संवैधानिक रूप से अपनी आवाज उठानी चाहिए साथी। संवैधानिक रूप से आंदोलन नहीं करना है, तरीके से अपनी मांग को रखना है सरकार के सामने, उच्च अधिकारियों के सामने, जिनके पास शासन और प्रशासन की पावर है, उनके सामने। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जब चुनाव होते हैं तो उस समय ऐसी व्यवस्था को बदलने का काम हम और आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 साथियों, लेकिन 21 से पहले हम 17 की बात कर लें साथियों। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत करने का जो काम करता है। लेकिन आज भी कई ऐसी सामाजिक घटनाएं न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया, वीडियो के माध्यम से ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। क्या इतने दिन बाद भी 75 साल देश में हो गए संविधान को लागू हुए, 75 साल भी क्या ये छुआछूत जैसी अस्पृश्यता वाली व्यवस्था खत्म हुई है? अगर नहीं हुई है तो साथियों इस पे आवाज उठाना जरूरी है, और हर व्यक्ति का तभी विकास हो सकता है जब इस तरीके की व्यवस्था को खत्म करके एक समानतावादी व्यवस्था पैदा की जाए। दूसरा साथियों, अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है साथियों।
चाहे व्यक्ति, देश का नागरिक किसी भी स्तर का है, हमारे राज्य का ये कर्तव्य है कि उसे जीवन जीने का उचित अवसर और उचित स्वतंत्रता प्रदान की जाए, उचित उसे ऐसे व्यवस्था उसके लिए की जाए जिससे कि वो रोजी रोटी, कपड़ा, सामान्य तरीके से जब हम सामाजिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं तो तीन चीज, क्या जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की बात होती है, लेकिन आज के टाइम में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की भी बात होनी चाहिए। वो सब कुछ उसे मुहैया की जाए, ये हमारे राज्य का कर्तव्य बनता है। साथियों, राज्य मीन्स जो हमारे देश की सरकार है, जो हमारे प्रदेशों की सरकार है, उन सब का कर्तव्य बनता है कि इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। और अनुच्छेद 21A बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और ये बाद में जोड़ा गया है जब भारत के संविधान में 86वां संशोधन किया गया सन 2002 में। तो शिक्षा का अधिकार जो कि पहले कहां था, नीति निर्देशक तत्वों में था अनुच्छेद 45 के रूप में, लेकिन इसे अब जो है मौलिक अधिकार के रूप में बना दिया गया जो कि 21A में जोड़ा गया। और क्यों जोड़ा गया इस पे आप सोच के बताएंगे, कमेंट्स करेंगे। साथियों, मैं अभी इसके बारे में विस्तार से बताने वाला नहीं हूं, इस पे मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं कि 21A ही क्यों बनाया गया। और अगर कुछ सपोर्ट चाहते हैं तो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, इस चैनल पे पड़ी है, आपको वहां इसकी जानकारी मिल जाएगी। 21A ही क्यों बनाया गया, जब 32 लास्ट में था तो 33 क्यों नहीं जोड़ा गया, 36 क्यों नहीं था, इस तरीके से क्यों नहीं, नीचे क्यों नहीं जोड़ दिया गया, 21A ही क्यों जोड़ा गया, 21A ही क्यों जोड़ा गया, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। साथ देखते हैं कि कितने कमेंट्स आते हैं और उनको पढ़ के मुझे मेरी भी जानकारी बढ़ेगी कि हाँ, मुझे भी हो सकता है कि जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है वो कुछ सीमित हो, तो मुझे भी पता चलेगा कि 21A ही क्यों बनाया गया शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार साथियों, अब इसके बारे में आप बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को किस नाम से संबोधित किया है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और ये कई बार यूपीएससी की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में देखने को मिला। अनुच्छेद 29A 39A यानी निःशुल्क विधिक सहायता, क्या किसी को मिल रही है? वास्तविक स्थिति को देखिए, संविधान के अंदर प्रावधान है और 29A क्या है, 29A राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है, एक पार्ट है। तो ये जो संविधान का पार्ट 4 है, यानी भाग 4 है, उसके अंदर आपको अनुच्छेद मिलेगा। तो ये देखिए, ये क्या प्रावधान करता है कि हमारे राज्य का कर्तव्य है कि वो निःशुल्क विधिक सहायता यानी कानूनी सहायता प्रदान करे ऐसे लोगों के लिए जो कि अगर उन्हें कानूनी सहायता की जरूरत पड़े तो उस पर वो पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनकी इनकम इतनी नहीं है या वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं। और देखिए, ये सोचने वाली बात है कि 75 साल बाद भी इतना खूबसूरत संविधान होते हुए भी अभी हम पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं, गरीबी रेखा की बात कर रहे हैं, राशन बांटने की बात कर रहे हैं कि राशन देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
हम ऐसी व्यवस्था अभी तक, यानी हमारे देश की जो सरकारें हैं अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाई हैं कि सभी अपने लेवल पे अपना जीवन यापन कर सकें, उनको इतना ऐसा रोजगार या ऐसा स्किल दे पाए। लेकिन जीवन जीने वाला जो 21वां है, अनुच्छेद 21 है, उसके तहत राशन बांटने का काम। तो सोचने वाली बात है साथियों। अनुच्छेद 45 जो कि प्रारंभिक बाल अवस्था, देखभाल और शिक्षा की बात करता है साथियों। यानी जो अभी आप ECCE देख रहे हैं, ECCE का जो कंसेप्ट है, जो एजुकेशन के अंदर जो 86वां संशोधन करके 21A जोड़ करके शिक्षा का अधिकार बनाया है, वो यही अनुच्छेद 45 है, जो कि आपको नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर मिलता है। तो साथियों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी और इसकी जानकारी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में, अब बने रहें चैनल पे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें, समय समय पर चैनल पर विजिट करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।